नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन, और मंथन में आज बात होगी नतीजों की बारी, घमासान जारी। और अब बात करेंगे कल आने वाले नतीजों की। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन हार जीत के गणित में राजनीतिक पंडित उलझ गए हैं। सियासी समीकरण के चलते सपा वोटिंग से पहले जिन सीटों पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, अब उन्हीं सीटों पर उसे हार का खतरा भी मंडरा रहा है। ये दोनों ही पार्टियों पर लागू होता है। उपचुनाव में सपा के कब्जे वाली विधानसभा सीटों पर दूसरे अन्य सीटों की तुलना से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके बावजूद सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मीरापुर कुदुन की सीसामऊ कटहेरी सीट पर दोबारा से वोटिंग कराने की मांग उठाई। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्यादा वोटिंग के बाद भी सपा की सियासी टेंशन क्यों बढ़ गई है और उपचुनाव की दोबारा मांग क्यों की जा रही है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव सबके बयान एक बार सुनाते हैं आपको। %50 से ज्यादा वोटिंग रही है, जबकि बीजेपी कब्जे वाली सीटों पर 50% से कम मतदान रहा। जैसे गाजियाबाद की अगर हम बात करें, वहां पर मात्र 33% वोटिंग हुई। मीरापुर सीट पर आरएलडी 2022 में सपा के समर्थन से जीती थी। कुंदुरकी में 62%, मीरापुर में 40%, सीसामऊ में लगभग 50% वोटिंग हुई। मुस्लिम वोटर होने के चलते सपा का दबदबा रहा है इन सीटों पर। सपा की इन सीट पर बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल। नतीजों को लेकर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। सपा के जीत के दावे शिकायत के सुर में बदल गए हैं। रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है समाजवादी पार्टी के। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी ग्राफिक जरिए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी और जिला प्रशासन और पुलिस के बीच था, न कि भाजपा के बीच। मीरापुर कुदुनकी, सीसामऊ और कटहेरी में वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। हर जगह फर्जी मतदान हुआ, लेकिन मीरापुर कुदुनकी और सीसामऊ प्रशासन ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि बंदूक की नोक पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। इन चुनावों को रद्द किया जाना चाहिए और अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव कराने जाएंगे। और आपको बताते हैं किन सीटों पर हुए हैं उपचुनाव। यूपी की नौकरहल, कटेरी, कुंदुरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीतापुर। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा है। महेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शर्मा है, पॉलिटिक एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर एमएल वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत। संजय कटियार हैं, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत। डॉक्टर एसपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सबसे मैं मनीष शर्मा जी के पास चलूंगा। मनीष जी, अगर हम बात करें उपचुनाव पर, इतना फोकस आपने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी देखा जितना आज के युग में हो रहा है? जी जी, ये सही बात है कि ये पहली ऐसा हो रहा है कि किसी उपचुनाव पे इतना ज्यादा फोकस है। उपचुनाव असल में पूरे देश में हो रहा था, लेकिन उपचुनाव में भी यूपी का उपचुनाव जो है वो आम चुनाव की तरह, बल्कि कई मामले में आम चुनाव से भी ज्यादा
इस उपचुनाव को महत्व दिया जा रहा था, ये उपचुनाव बेसिकली क्यों महत्व दिया जा रहा था, इस पे हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। ये 2024 का जो 2024 में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पे ध्यान देने की जो बड़ी वजह है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल के अंदर आप समझिए कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को माने उसके अनुमान से कई गुना ज्यादा झटका लगा। वो जो उत्तर प्रदेश में वो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वो सारे हिंदी बेल्ट में अगर कुछ सीटें कम होंगी तो उन सीटों का भरपाई हम उत्तर प्रदेश में कर लेंगे, बल्कि और सीटें जितनी है हमारी उसके पहले उसको और बढ़ा लेंगे। लेकिन एकदम उसके उलट जो है बहुत ज्यादा डंक डेंट लगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी ये वजह है कि हिंदुत्व का जो गढ़ है, आप कह लीजिए कि आरएसएस बीजेपी की जो राजनीति का सेंटर पॉइंट है वो तो यूपी है। बिल्कुल। अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के बाद ये उनको अनुमान था कि इसका असर न केवल यूपी पे बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट में पड़ेगा। लेकिन हिंदी बेल्ट पे तो छोड़ दीजिए, यूपी में ही उनको बहुत बड़ा बड़ा झटका लगा। तो ये एक अगर आप समझिए कि पूरे हिंदी बेल्ट में और पूरे देश में हिंदुत्व की राजनीति का सेंटर पॉइंट यूपी था, अगर वहां झटका लगा है और वो झटका अगर आगे उपचुनाव में भी बना रहा, तो ये केवल उपचुनाव में भी अगर बीजेपी के सामने ये संकट आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये जो झटका है केवल यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला, ये यूपी के साथ साथ पूरे हिंदी भारत को, पूरे हिंदी बेल्ट को अपने आगोश में लेगा। तो ये इसलिए आपको समझना है कि ये जो चुनाव है बहुत संक्रमणकालीन चुनाव है। ये चुनाव संक्रमणकालीन क्यों है? यहां से तय होना है कि आगे की राजनीति में 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर उपचुनाव अगर बीजेपी हारती है तो उसके ये माना जाएगा कि 2024 कंटिन्यू कर रहा है, और ये कंटिन्यू कर रहा है अगर यूपी उपचुनाव में, तो इसका गहरा असर 2027 पे पड़ेगा। और अगर 2027 पे भी अगर ये चीजें वहां तक चली गई तो पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट, भविष्य के लिए बहुत बड़ा हिंदुत्व के लिए संकट खड़ा होने वाला है। बिल्कुल। और इसलिए यूपी का उपचुनाव का महत्व इतना बढ़ गया, और इस रूप में इसको हम लोगों को देखना चाहिए। इस रूप में ही हम लोगों को इसको देखना चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप इसको देखें, इस उपचुनाव में जितने बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि इस उपचुनाव में क्या हुआ, हमको लगता है कि वो सपा ने जो अपने हैंडल पे डाला है, एक्स हैंडल पे, कम से कम 40 से 50 वीडियो डाले बिल्कुल उपचुनाव के दौरान पुलिस के जरिए को चुनाव देने से रोकते हुए, उनका जो है वोटिंग कार्ड चेक करते हुए, उनका आधार कार्ड चेक करते हुए, और एक दो जगहों पे तो एसआई के जरिए, एसएचओ के जरिए पुलिस पिस्तौल लहराते हुए आपने देखा होगा। ये वीडियो सबके सामने है, ये कोई ऐसी मामला नहीं। उसमें एक चीज और कॉमन है कि हर जगह पुलिस रोक रही है, हर जगह जो है चुनाव अधिकारी अंदर पूछ रहे हैं कि किसको वोट दे रहे हो, हर जगह मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया है। ये तो हमको लगता है कि इस बात को समझना है कि चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ये जो हुआ है। और आप इसको समझिए, जब आप हर जगह मुस्लिम मतदाताओं को रोक रहे हैं तो तब आपको सोचना पड़ेगा कि किन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जीत हार को तय करेगी। तो उसमें जाहिर सी बात है सीसा मऊ जो है, कुंदरकी जो है, और जो एक तीसरी जो सीट जिसकी मांग कर रहे हैं लोग, तो इन तीनों विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता चुनाव को जीत हार को तय करने वाले। और इस लिहाज से इसको आपको देखना होगा कि ये मांग कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है कि यहाँ फिर से चुनाव कराया जाए, फिर से ये किया जाए। ये बहुत आश्चर्यजनक मामला नहीं है, बल्कि हमको लगता है कि चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यूपी के इतिहास में पिछले 20 सालों 25 सालों के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह का जो है चुनाव में अराजकता दिखी है। ये ऐसे लग रहा है जैसे 70-80 के दशक का दौर आ गया, जबकि जो है आप देखेंगे उस समय दलित मोहल्लों को रोक दिया जाता था वोट डालने से, मुस्लिम मोहल्लों को, पिछड़े मोहल्लों को, आदिवासी मोहल्लों को वोट डालने से ही रोक दिया जाता था, उनका वोट लूट लिया जाता था। क्या उस पूरे दौर को फिर से वापसी करने की कोशिश हुई है? क्या चुनाव को लूट करके जीतने की कोशिश हुई है? तो मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव है, इतना अनफेयर चुनाव, इतना गड़बड़ी वाला चुनाव, मनीष जी, मैं जरा आज के युग को समझा दूं। आपने 70-80 का, कई लोगों, मैंने भी नहीं देखे वो चुनाव, लेकिन मैं एक वेब सीरीज़ आई थी उससे अगर जोड़ूं इसको, खाकी द बिहार चैप्टर, उसमें किस तरीके से जो
दबंग और बाहुबली लोग होते हैं, पूरा गांव आके घेर लेते हैं और वोट नहीं पड़ने देते। लगभग उसी तरीके की स्थिति का आप बात कर रहे हैं जो इस बार देखने को मिली है। मनीष जी, इस बार एक अलग मामला हुआ है। जी एक बात और समझना है, जैसे मान लीजिए इस बार ये हुआ है कि आमतौर पे जनता का ही एक हिस्सा जनता को रोकता था। ये आप इसको अगर आप पिछले दौर में जाइए, नई बात क्या है इस चुनाव में। इस चुनाव में किसी भी वीडियो में आपने देखा होगा, किसी भी वीडियो में जनता का कोई हिस्सा मुस्लिम मतदाताओं को नहीं रोक रहा था। अगर इसको एक वीडियो भी आप देखें उसमें, ये इसमें नई बात है। ये नई बात क्या है? नई बात है कि राज मशीनरी रोक रही थी, पुलिस रोक रही थी, चुनाव अधिकारी रोक रहे थे, नौकरशाही रोक रही थी। कहीं भी आपको कोई जनता का कोई हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। ये एक अलग बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो एक हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश पिछले दौर में 2024 में जिसको डेंट लग गया, वो हिंदू मुस्लिम की जब ये बात करते हैं तो एक कोशिश रहती है कि जो दलित पिछड़ा आदिवासी हिस्सा है उसका मुस्लिम कम्युनिटी के साथ टकराव हो। ये इधर भी 2024 में उसके बीच में एक जबरदस्त एकता बनी, वो 2024 के बाद उपचुनाव में भी कंटिन्यू कर रहा है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि ये 70-80 के दशक से इसलिए अलग है कि वो जो दबंग लोग होते थे वो रोकते थे, पुलिस जाके वहां नहीं रोकती थी, पुलिस उसमें सहयोग में रहती थी। इस बार ऐसा हो रहा है कि पूरी राज मशीनरी का इस्तेमाल करके इस चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित करने की जबरदस्त कोशिश की गई, जबरदस्त अराजकता फैलाई गई, और इसको सबने मोटी आंखों से देखा है। इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं रह गई। और इसलिए मुझको लगता है कि ये मान बहुत गलत नहीं है। यूपी का उपचुनाव लूट करके, इस उपचुनाव को लूटने के, उसके अपने पक्ष में जीतने के लिए पूरी राज मशीनरी को लगा दिया गया। इस पे हमको लगता है कि ये बहुत सपा को खाली बात नहीं है। ये सवाल जो है, ये लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान प्रदेश में बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सवाल खड़ा हो गया। इसलिए चलिए, इसको सत्ता तक सीमित करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सत्ता मनीष जी, बोल मैं रही है आऊँगा अच्छी आपके बात पास, है, मैं फिर ये से आऊँगा आपके सकारात्मक पास। बात। मैं जरा राजनीतिक विश्लेषक एम एल वर्मा सर के पास चलूँगा। जी सर, आप किस तरीके, कई बार उपचुनाव पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और मुद्दों की बात हो चुकी है, लेकिन मेरा तो आज मैं फिर वही देख रहा था कल क्या स्थिति होने वाली है। जब हम लोग को ट्रेलर ऐसा दिखाया, कल तो अंतिम पिक्चर है, कल रिलीजिंग डेट है। विशाल जी, जी देखिए बहुत सी चीजों को समझने की बात है। जी एक तो राजनीतिक मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में पहले त्रिकोणीय इलेक्शन होता था, अब वो त्रिकोणीय खत्म हो गया, बसपा गायब हो गई, तो अब आमने सामने का इलेक्शन हो गया, पहला। दूसरा ये है कि आ, हर राजनीतिक पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, उनको वर्तमान की जगह पे जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने आगे के इलेक्शन का एक नज़ारा दिखाई पड़ता है कि आगे क्या होगा। यानी वर्तमान को देख करके हम भविष्य का की कल्पना करते हैं। इसी का एक सिद्धांत है, सोशियोलॉजिकल थियरी है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, जिसको हिंदी में आप कहेंगे आगमन विधि और निगमन विधि। जी आगमन विधि में ये होता है कि आगे आने वाली घटना कब और कैसे घटित होगी, उसके आधार पर आप एक निर्णय निकाल लेते हैं कि ऐसा होगा, यानी भविष्य को पहले से तय कर लेते हैं किसी एक सिद्धांत के आधार पे। इसी तरह से डिटेक्टिव मेथड में होता है निगमन विधि, कि कोई समस्या अगर है तो उसको हम दूर कैसे करें, और दूर करने के लिए जो पहले घटना घटित हुई है उस घटना के सिचुएशन को, टाइम को, परिस्थिति को, सबको देखकर उसका आकलन करते हैं और ये मान लेते हैं कि अगर ऐसी स्थिति न हो तो वो घटना नहीं घटित होगी। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आप उस पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें से एक घट गई तो बचे 9 में से 3 सीटें भाजपा की और 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दल की, 4 सीटें सपा की। इस तरह से 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इधर पिछले दिनों जो घटना हुई जिसमें लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा का चुनाव भाजपा के दृष्टि से बिल्कुल उलट हुआ। समाजवादी दृष्टि से देखें तो वो जितना उम्मीद करते थे उससे ज्यादा उनको लाभ मिला। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोग उत्साहित थे और है। एक चीज हमें इस चुनाव में एक चीज मुझे देखने को मिली जो बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि हर पार्टी को उस पर
ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अगर वो वास्तव में राजनीति करते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हैं, जी वो ये कि समाजवादी पार्टी में जहां जहां इलेक्शन हो रहे थे जी वहां की घटनाओं का वीडियो, फोटोग्राफी वो अपने जो प्रदेश की का कार्यालय जी उससे जुड़े हुए थे। और जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे दिन कार्यालय में बैठे रहे। जी बिल्कुल और बिल्कुल। जो घटना उनके सामने आती गई वो उसको चुनाव आयोग को सूचित करते गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि 148 वीडियो चुनाव आयोग को भेजे गए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने, आप उसको विपक्ष क्यों मानते हैं? आप पक्ष क्यों मानते हैं कि हम पक्ष में हैं इसलिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वीडियो चुनाव आयोग को नहीं भेजा। यही भेज सकते थे कि ये अच्छा चुनाव हो रहा है। और समाजवादी पार्टी ने ये सारे वीडियो जितने भेजे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, और इसका इसका श्रेय खाली पुलिस को जाता है। और उसका रिएक्शन भी हुआ ना, चुनाव मतलब 5 जगह तो पुलिस के लोग अधिकारी सस्पेंड हुए। और ये को जो मुजफ्फरनगर की जो विधानसभा जो बूथ है, उस बूथ में जिसमें ककरौली थाना आता है, जी और ककरौली थाने में वो एक पिस्टल लहराते हुए दिखाया गया। जितने वीडियो मैंने देखे अभी तक, जो जो वीडियो भेजे गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कुल मिलाकर के जो सूचना का कार्य था, इंफॉर्मेशन का कार्य था, जिसको आप कह सकते हैं आपकी मीडिया थी, जी मीडिया के लोगों ने कोई सूचना नहीं दी, वो काम अखिलेश यादव जी ने ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने करना भी चाहिए, कायदे से करना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। तो जो और आजकल के समय का वो जमाना आ गया है, डिजिटल युग आ गया है कि आप तुरंत वीडियो बना लीजिए, तुरंत आप भेज भी दीजिए, कहीं पहुंचा भी दीजिए। अब वो जमाना भी नहीं रहा सन 75 का कि आप कुछ भी कहते रहिए, दूसरा सुनने वाला नहीं है। तो उसके कारण से ये निश्चित रूप से कि आज के समय का बहुत ट्रांसपेरेंट युग हो गया है। और उस ट्रांसपेरेंसी में समाजवादी पार्टी ने उसका लाभ भी उठाया है, और वो करना चाहिए। महाअघाड़ी, ये उदाहरण मैंने इससे पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि एक ही प्रदेश है जिसमें महाअघाड़ी है, जो अपने केंद्रीय कार्यालय में जब तक चुनाव आयोग अपना डेटा डालता है उससे पहले वो अपना डेटा अपलोड कर देते हैं। यानी यानी अगर पहले अपलोड कर दिया तो जो डेटा उनके पास अवेलेबल है उसमें वो छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये वो हो गया बकायदा आपने चुनाव एक बार जिक्र की किया था उस दृष्टि। फॉर्म का, कितने वोट होते हैं, एक फॉर्म आपने बताया था बकायदा लोकसभा तो चुनाव के बीच। बिल्कुल चुनाव की दृष्टि से मेरे ख्याल से हर राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए। और नंबर 2, ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन में दोनों पार्टियों को आगे के भविष्य के आधार पर लड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा जा रहा है, और डेमोक्रेसी में खाली सत्ता पक्ष के आधार पर कुछ नहीं। नंबर 2 में ये कहना चाहता हूं कि आप ये देख लीजिए, डेटा आपको ये बताता है कि जहां पर वोट परसेंट कम हो जाएगा वहां पर विपक्ष को फायदा होगा, और जहां पर वोट परसेंट में उल्टा हो गया, जहां पर वोट परसेंट बढ़ेगा वो विपक्ष को फायदा होगा, और वोट परसेंट कम होगा तो सत्ता पक्ष को फायदा होगा, नुकसान होगा। ये है हमारी बात। विशाल जी। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने। महेंद्र सिंह जी, आपका क्या व्यू है पूरे इस पर? नहीं, जिस तरीके का चुनाव कल देखने को मिला वो बहुत नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। तमाम जगहों पर प्रशासन, पुलिस, इन सब की जिस तरीके से वीडियो आए, वायरल हुए, खबरें आई, चुनाव आयोग ने इनको सस्पेंड भी किया, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। और ये चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। चुनाव आयोग अगर इस तरीके से चुनाव कराएगा तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठाए जाएंगे। उस पर कोई ऐसा तो है नहीं कि उस पर सवाल नहीं बनते हैं, सवाल उठाए जाएंगे, निश्चित तौर पर उठाए जाएंगे। और समाजवादी पार्टी को अगर चुनाव दोबारा चाहिए और वो सारी चीजें चाहिए तो निश्चित तौर पर उन्होंने डेलीगेशन भेजा ही होगा चुनाव आयोग में रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम सबूतों के साथ में। लेकिन अब यह है कि अब अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं है और कल रिजल्ट आने हैं। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा, ये भी हो सकता है कि जीत और हार के कुछ अलग समीकरण हो जाएं, लेकिन बावजूद मेरा मानना है कि जीत भले ही
सारी सीटों में समाजवादी पार्टी जीत जाए या सारी सीटों में समाजवादी पार्टी हार जाए, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि अपनी शिकायत प्रॉपरली जिस तरीके से शिकायत करनी चाहिए वो करनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। और जिन भी अधिकारियों ने गलतियां की हैं, बाधा डाली है इलेक्शन के काम में, तो उनको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग में बैठे हुए सर्वोच्च अधिकारियों ने इस तरीके के उनको फरमान दिए हों कि आप ये करिए। निश्चित तौर पर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, चूंकि प्रशासन जो है वो नीचे के स्तर का लगता है और उस प्रशासन को पॉलिटिकल पार्टियां बहुत इन्फ्लुएंस कर ले जाती हैं और कुछ पहले से ही उस मानसिक स्थिति में होते हैं, उनको कोई इन्फ्लुएंस करे या ना करे। अब तो सब जगह विशाल जी, मीडिया से लेकर के प्रशासन में पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर लोग काम कर रहे हैं, बाकायदा तो सर्टिफिकेट लेके। बिल्कुल। तो अब और कोई शर्म भी नहीं है, मतलब खुलेआम अब तो मतलब हो गया है ये। तो अब ऐसी स्थिति में अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। अब जहां पर जिस तरीके से अभी वर्मा जी कह रहे थे कि मीडिया ने उस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया, ये बात सही है, मीडिया ने और खासतौर पर नेशनल चैनल्स ने, रीजनल चैनल्स ने तो किया लेकिन नेशनल चैनल्स ने नहीं किया, क्योंकि नेशनल चैनल्स अब एक तरीके से पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर उनमें कहा जाए कि क्रेडिबिलिटी बची है, तो ऐसा नहीं है, सबके सामने है उस जो क्रेडिबिलिटी है। तो साख तो मीडिया की भी है लगी हुई है, साख चुनाव आयोग की भी, उस पर भी सवाल उठेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियां तो खैर उनकी साख का क्या कहा जाए। डेमोक्रेसी में ऐसा लगता है कि भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा होता तो सारी पार्टियां इन मामलों को उठाती, सिर्फ एक पार्टी नहीं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर कहीं भी गड़बड़ियां हुई हैं तो उनको उठाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल उठाना चाहिए, कोई भी पार्टी है। चलिए, मैं संजय कटियार हैं, फिर मैं डॉक्टर एस पी सिंह का रुख करूँगा। बस संजय जी, आपके पास आऊँगा, लेकिन यहाँ पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका सीधे रुक करते हैं संजय कटियार का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे, और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकारों ने जो बातें कही उनको लेकर आप क्या कहेंगे? विशाल जी, मैं अभी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। सबसे पहले मनीष शर्मा जी का परिचय में समझ नहीं पाया, राजनीतिक विश्लेषक है, सपा के प्रवक्ता है, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आप? मुझे ध्यान नहीं रहा क्या है। मनीष शर्मा जी सपा के प्रवक्ता? मनीष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है। अच्छा, ठीक। तो मनीष शर्मा जी मैं सुन रहा था तो मुझे वो सपा के प्रवक्ता ज्यादा लगे, विश्लेषक कम लगे। टोटल वो केवल इस पर बोलते रहे, चुनावी पोजीशन में जगह जगह बातें कर रहे, जैसे स्वयं वहां बूथ पर वो खड़े थे। और हम लोग तो एक ही जगह पर देख रहे थे। दमों की अगर बात कर ले, कानपुर, मैं वहां पर एक जगह पर प्रभारी रूप में काम कर रहा था इस इलाके में। और ये जो पुलिस वाली बात, उन्होंने तमाम मैं पूरा विस्तार से चर्चा कर, समय आप कम देंगे मुझे मालूम है, तो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ। वोट लूट की बात उन्होंने करी। वोट लूटे जाते थे भाई साहब। जब समाजवादी पार्टी सरकार यहाँ हुआ करती थी और बैलेट से चुनाव होता था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तब वोट लठैतों द्वारा लूटा जाता था। गुंडों बदमाशों को पाल करके उनको वहां बूथों पर खड़ा किया जाता था। वो जनता को डराते थे और पुलिस इनका साथ देती थी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। वो था वोट लूट। वोट लूट आज नहीं है। आज तो ईवीएम में कल शाम को रोना शुरू हो जाएगा, आप बैठिएगा देख लीजिएगा। कल शाम को ईवीएम पे रोना शुरू हो जाएगा सभी पार्टियों का, चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो। तो लूट का डर तो इन्हें दिख रहा। अब अखिलेश यादव बयान सुना रहे थे, आप देखिए, बड़े नेता हैं, पैतृक राजनीति से आए हैं, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, इसलिए वो आज वो जाने जा रहे थे। अपना कुछ नहीं उन्होंने किया जीवन में, वो तो पकड़ा के चले गए और वो भी सत्ता गंवा बैठे और आज तक नहीं आ पाए, वरना फिर आएंगे। आज वो कह रहे थे कि एक जगह कहते हैं चुनाव फिर से कराओ। राम गोपाल जी तिर्कियां ऐसे हैं जैसे वहां महाराष्ट्र में उद्धव गुट के वो संजय राउत जी नहीं है,
बस जी। वो इनके रामगोपाल जी हैं। अनाप शनाप अनर्गल बोलना, अपनी बात को कंट्रोवर्शियल करना, जो चाहे बोल देना। आज अखिलेश यादव की हताशा झलक रही उनके बयानों में। कभी कहना हम सब जीत रहे हैं, कभी कहना करल सीतामऊ मीरापुर में चुनाव फिर से करा दी कुंदर की फिर से चुनाव करा लीजिए। क्यों आप के भाई कहते हैं चुनाव फिर से करा लीजिए, और फिर कहीं कहने लगते हम तो 9 के 9 जीत रहे हैं। अरे आप अपनी बात पे कहीं नहीं खड़े हो रहे। आप बड़े नेता हैं कि गली साहब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों जैसे खिलाड़ी वे रोने लगे, आउट नहीं हुए, आउट हुए और रोने लगे। तो आप आउट हो चुके हैं, इसलिए अब ये बात तो जनता ने आपको आउट कर दिया, बॉलिंग जनता ने करी, आउट आप हो गए। वोट लूटने का काम ने बता दिया। समाजवादी पार्टी के गुंडे करवाते थे, पुलिस साथ देती थी। आज पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। ये लोकतंत्र की पहचान है और चुनाव आयोग ही कंट्रोल करता है चुनाव में, ये उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल। अगर पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं तो ये अच्छा काम हुआ कि खराब काम हुआ? अरे आपकी शिकायत पर हुआ है, तो आप एक तरफ रोना रोते चुनाव आयोग को सरकार चला रही है, और इस चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, उस पर आप तारीफ नहीं कर रहे, उल्टा उल्टा आरोप लगा रहे। अरे भाई, जो आरोपित थे, जिनकी दिक्कत हुई, जिन्होंने अगर कार्ड चेक किया तो वो सस्पेंड हुए, और जिनको चेक करना चाहिए वो कर रहे थे। अब बाकी अब समाजवादी पार्टी का हर क्या है भाई, 13 साल की लड़की को बुर्का उड़ा कर ले आए और उससे वोट डलवा रहे थे फर्जी। ये तो आप लोगों ने वीडियो में चलाया, तमाम मीडिया में देखा गया। ये क्या था? ये समाजवादी पार्टी का कौन सा लोकतंत्र था? ये वोट लूट नहीं था तो क्या था? अब बुर्का ना उठवाया जाए, ऐसे ऐसे बयान दिए अखिलेश यादव ने। उठवाया गया, 13 साल की लड़की वोट करने आई हुई थी। अब बताइए क्यों ना पूछा जाए? ये इनका जो तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा कर रखी समाजवादी पार्टी ने, वो इसका कोई अंत नहीं है। अब वोट लूट गुंडाई उनको फिर से सूझ रही, फिर से हो जाए, थोड़ा जीतते हैं तो गुंडाई चालू है। अब 2027, अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे, शायद प्रोफेसर वर्मा जी कह रहे थे, आप दूर का सोच के चुनाव लड़ती पार्टियां 2027 की चर्चा आप करने लगे 9 उपचुनाव से। अरे भाई, 2027 अभी दूर है। ये चीजें संजय जी मैं आपको एक बात कह दूं, जब मोदी जी बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं ना, आज भी नड्डा जी थे, तो 2048 तक बात करते हैं। अब मोदी जी ने 2019 में, सुन लीजिए, मोदी ने 2019 में कहा था ये 24 का नहीं, मैं 29 का चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ, तो कहा था 24 चुनाव गए ना। तो अरे भैया, 29 तक के चुनाव की वो बात कर सकते हैं। अगर हम 2 साल बाद की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि पहले उपचुनाव देख लें, जो आप कहो तो अच्छा। ये कह रहे हैं ना, अगर 9 उपचुनाव जीत लेंगे या हार लेंगे तो उससे सेट हो जाएगा। अरे नैरेटिव सेट होता है विकास कार्यों से, पूर्णकालीन सरकारों से। ये उपचुनाव से कोई नैरेटिव सेट होने वाला नहीं है। और ना वो 9 के उपचुनाव जीतने हारने से सरकार आप बदल लेंगे, ना 2027 में चुनाव की कोई रेखा आप बदल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विमर्श ही नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने बदल दिया है पूरे देश प्रदेश में। अब चुनाव सिर्फ विकास के लिए हो रहा है। विकास, देश की अस्मिता, देश के सम्मान के चुनाव है, और जनता आज सिर्फ देश के विकास के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, जातिवादिता के खिलाफ, जातिवादिता के खिलाफ, गुंडा बदमाश माफियों के खिलाफ करने वाली पार्टियों के साथ जनता खड़ी हो रही है। इसलिए इस पर ये बात करना कि 2027 इस 9 चुनाव से सारा फेल हो जाएगा, ये बिल्कुल बचकानेपन की बातें हैं, बच्चों जैसी बातें हैं। और ये 2027 तो सेट है कि हमें योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, और इसलिए बनेंगे विकास परक राजनीति उत्तर प्रदेश में, सुशासन की राजनीति, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की राजनीति देश प्रदेश में चल रही है और चलती रहेगी। इसलिए हम इसकी बात करते हैं कि हम 27 में फिर आएंगे। समाजवादी पार्टी सपने देखना कोई गुनाह नहीं, खूब देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, देखते रहें, कोई गुनाह नहीं है। आप देखने का शौक है, देखते रहे हैं। आपने 17 में देखे थे हम आ जाएंगे, नहीं आए। आपने 22 में देखे थे, नहीं आए। और आपने फिर कोशिश की थी 24 इंडी गठन बना के हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच जाएंगे, तो नहीं हुआ। आप उसी में खुश हो गए। राहुल गांधी को गोद में लेके बैठा के साइकिल बैठ के घूमने लगे थे, तो एकदम पूरी देश की सत्ता भी कब्जा कर लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए आप। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करना, राजनीतिक विश्लेषक सपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं,
अरे आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं चलिए भाई? चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी सपा के उपलब्धियों प्रवक्ता हैं, में उनसे भी जा बात कर लूँ ना। सपा के प्रवक्ता डॉक्टर एसपी सिंह है, उनसे भी बात करता हूँ। अभी मीडिया पे आरोप लगा रहे थे, मीडिया बिकाऊ की बात कर रहे थे, तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो फिर आप क्या हैं? आप क्या वायस हैं? वायस तो होना नहीं चाहिए, राजनीतिक विश्लेषक को भी नहीं होना चाहिए और मीडिया को नहीं होना चाहिए। अब अगर कटियार सत्ता साहब, पक्ष आप अरे सुन लीजिए, अगर सत्ता के पक्ष की क्या बात सुन करें तो लीजिए, वायस आप को अपनी कहेंगे बात आप। करिए, अरे मेरे बेकार की अरे बात मेरे करने सुन लगते हैं लीजिए। आप आप सबको कैसे जज करते हो? आपके साथ दिक्कत ये है कटियार साहब, संजय जी, आपके साथ दिक्कत ये है कि आप सबको जज कर लेते हो। आप अपनी किताब लेके मत बैठा करो, आप बात सुना भी करो। कौन बायस्ड है कौन नहीं, आप नहीं जज करोगे। बात करने की, किसी की इज्जत करने की, और आप बकवास कर रहे हैं। आप मैंने कितनी आपका किताब क्या पढ़े नाम साल लिया भर क्या? में? आप मैंने बताइए, आपका नाम लिया खाली क्या? नाटक कर रहे हैं आपका नाम लिया आपको क्या? तमीज आपको नहीं बच्चे बिल्कुल का किसी नहीं। बात अरे करने आप की। सबको कह रहे हैं ना, आप किसी का नाम लेके, क्या आपको मनीष शर्मा जी से दिक्कत हो गई? सब लोग आपको बताए कि कौन क्या है, कि वो आपने उनको भाजपा का प्रवक्ता कह दिया। कोई अगर सच बात बोल रहा है तो वो सपा का प्रवक्ता हो गया। अभी आपकी तारीफ कर रहे हो तो आप ये चीज नहीं कहेंगे। तो मैं वही तो आपको उसी कुछ में से तमीज आपको नहीं है, आप 27 की वर्मा राजनीति कर रहे हैं। वर्मा जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, गलत शब्द इस्तेमाल मत करिए। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं, आप तुम्हारे आप गलत बात मत करिए। अरे आप आप मुझे तो किसी मजबूर को करिए, कुछ भी हम गलत बोलेंगे। बोलेंगे। आप बुजुर्ग आदमी, सभ्यता की बात करिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। सभ्यता से सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक आदत है ना कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना। आप ही सब कुछ जानते हैं। राहुल गांधी बचकाने हैं, अखिलेश यादव बचकाने हैं, संजय कटियार सबसे सही हैं। कहेंगे चुनाव हम सब जीत रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं चुनाव पुनः करा लो। चाहे पुनः करा लो, अगर आप जीत रहे हैं तो क्यों करा अरे लो? तो आप इस बार लड़ लीजिएगा क्या संजय है आप? संजय जी, इस बार मुझे लग रहा है आप किसी के खिलाफ चुनाव लड़िए, तब आपको पता चलेगा। एक ही बात विशाल जी, एक ही आदमी कहे, आप इस पे कहो भाई विशाल जी, चलिए, एक ही आदमी कहे चुनाव फिर से करा लो, और एक कटियार ही साहब, आदमी चाहे कहे जितनी अरे लोकतंत्र है भाई, कोई कुछ भी कहता है और प्रूफ के साथ कह रहा है ना वो आदमी। आप कह रहे हो कि 13 साल की लड़की के लिए, 13 साल की लड़की बुर्का डाल के वोट डालने आ गई। वो वीडियो कहाँ है? भेजिए वीडियो जरा मुझे। अरे आई थी, अरे भेज दीजिए, आई होगी तो आपके पास आई होगी ना, भेज दीजिए मुझे, मैं चला देता हूँ। चलिए भेज दीजिए। अच्छा, किस बूथ की बात है ये बता दीजिए, किस थाना की बात है ये बता दीजिए, किस विधानसभा की बात है बताइए जरा। थोड़ी भेजना था वर्मा जी, आप नहीं है चुनाव आयोग भेज दिया था। और हाँ, वो दिखाया अभी आप गया। कह रहे हो कि और मीडिया तमाम चला रहा था। तमाम नेशनल चैनल में चला समय हो तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। अरे दे दीजिए लेकिन ना, आप समय है आपके पास, आप दिखा दीजिए, समय है, दिखा दीजिए। हाँ, तो मैं आपको भेज दूंगा। अरे अब दिखा दीजिए, अब मैं समय दे रहा हूं तो आप दिखा नहीं रहे। हाँ, तो इसलिए इस तरह की बातें न करें चलिए, कृपया। चलिए, मैं ये चलिए, कह रहा चलिए, हूं। ठीक है, और ठीक है, वर्मा जी गुस्सा ठीक है। ना हुआ कि बीपी हाई हो जाएगा आपका, वर्मा जी। वो आपका भी हो अरे रहा है। हमारा नहीं है होगा कटियार साहब, थोड़ा गुलामी बंद नहीं, करिए, थोड़ा अपना नहीं, सुनना। हम गुलाम, वर्मा जी हम बकवास गुलाम करते हैं किसी के भी नहीं है, लेकिन इस तरह की आप जिस तरह बात करते हैं दूसरे के ऊपर आरोप लगा आप फिर करके, मुझे रोने का आप मजाक व्यक्ति उठा रहे के, हैं। मैंने आपके विषय में कभी बात नहीं की। अरे तो मैंने आपका नाम लिया क्या? हमने तो क्या आपका क्या नाम नहीं किया? लिया। आप आपने नहीं लिया। दिक्कत है चैनल आप पलट- भूल जाते हैं। अभी अब मैं आपको लिंक दूंगा ना, तो आप सुन लीजिएगा कि ब्रेक के बाद आपने किसका किसका नाम लिया। एक बार फिर से सुन चलिए, लीजिए। मैंने कहा वायस होता है, अगर सत्ता की बात करें तो वायस होता है आदमी, और विपक्ष की बात चलिए, करें तो वायस चलिए, नहीं होता है। ये चलिए, है ना ठीक है, बात? मैं डॉक्टर एसपी सिंह के पास चलूंगा, मैं डॉक्टर एसपी सिंह के पास चलूंगा। और आप तो बस केवल एक के ऊपर बोले जा रहे मीडिया। अरे, हमारे मीडिया भ्रष्ट है क्या? मीडिया बेईमान है क्या? कटियार आप तो साहब, बोल रहे हैं। पहले पढ़ना लिखना शुरू करिए, इसके बाद खाली अरे लफाजी हाँ, करिए। अरे भाई, रिक्शे की अरे बात, प्रोफेसर रिक्शा साहब, चलाने वालों की बात, प्रोफेसर आप इस साहब तरह कुछ बात करते ज्यादा हैं बहुत पढ़े बुरा हैं। लगता है यार। आप ज्यादा पढ़े हैं तो मैं हो सकता है ज्यादा पढ़े होंगे, तभी आप प्रोफेसर पढ़े हैं, मैं मान लेता हूँ। चलिए, ठीक है संजय जी, मैं रोकूंगा आपको। डॉक्टर एसपी सिंह के पास चलेंगे। एसपी सिंह जी, अखिलेश यादव के ये बयान जिस तरीके से आए कि भाई उपचुनाव कराइए, यहाँ पर प्रशासन ने मिली भगत करी, मिली भगत है, यहाँ पर वोटर्स परेशान हुए, कहीं गोली चल गई, कहीं लाठी भांज दी, कहीं एसएचओ ने पीट दिया, ये सब खबरें थी। सबसे पहले विशाल जी आपको नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। थोड़ा देर से जुड़ा और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बड़े गंभीरता से सुन रहा था, बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे थे। बड़ा कष्ट होता है कि जो भी वार्ता हो उसके आधार पे बात किया जाए। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को बड़े गैर लोकतांत्रिक तरीके से करने का काम किया था। जैसा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस चुनाव पर नजर रखी थी और
विशाल जी, आपको पता होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से ही पोस्ट करते रहे कि यहाँ के बीएलओ को जो कहीं पीडीए के तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कहीं न कहीं से लगता था भारतीय जनता पार्टी को ये बीएलओ हमारे पक्ष वाले नहीं है, हमारे पक्ष के जाति वाले नहीं है, उनको हटाने का काम पिछले 2 से 3 महीने पहले से करने का काम किया गया था। और दूसरा है कि लोकसभा चुनाव में मैं फूलपुर विधानसभा का हूं और फूलपुर लोकसभा का हूं, यहाँ से लगभग 10,000 मतदाताओं को लोकसभा से लेकर विधानसभा में काटने का काम किया गया था। फूलपुर का एक बूथ है, वहां पे 241 मतदाताओं को कम करने का काम किया गया था, जबकि फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद वो मतदाता वहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से हर एक बूथ पर अगर भारतीय जनता पार्टी 100 से लेके 50 मतदाता कम करती है तो औसतन 5 से 10,000 मतदाताओं को इन्होंने कम करने का काम किया था। यह भी एक गैर लोकतांत्रिक रवैया रहा है। और जहां तक मैं पूरे सभी 9 विधानसभाओं में उपचुनाव में मैं भ्रमण किया हूं और जो तांडव देखा हूं, अपने जीवन काल मैंने ऐसा नहीं देखा कि किस तरीके से मतदाताओं को रोकने का काम किया गया। और वहां माहौल ऐसा था, मैं कुंदरकी विधानसभा का बात बताऊं, हमारे 1-2 शिक्षक साथी, 2-3 शिक्षक साथी अपने रिश्तेदारी में गए थे कार से, वहां पर पुलिस ने उनको पकड़ा, उनकी गाड़ी को सीज कर दिया, तमाम धाराएं लगाने का काम किया। इस तरीके से लगभग 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सारे पे पूरी शासन प्रशासन काम कर रही थी। और जहां तक चुनाव के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाई, लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को रिपोर्ट आई होगी। हम लोग खुद वीडियो बना बना के समाजवादी पार्टी कार्यालय में भेजने का काम करते थे, जहां भी रिपोर्ट मिलती थी इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना, गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा था। आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के संजय साहब हैं, कटियार साहब, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। क्या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, अभी कह रहे हैं कि 9-10 पुलिस अधिकारी जो है सस्पेंड हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, 9-10 की बात नहीं है, कम से कम सैकड़ों ऐसे केस हैं। 52 बूथ पर एक विधानसभा से कंप्लेन है, औसतन 30 से लेके 50 बूथ पर एक विधानसभा की कंप्लेन है। कहाँ सुनी गई कंप्लेन? 9-10 अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति करना, क्योंकि इतना ज्यादा वायरल हो गया था। माने अखिलेश यादव जी जिस तरीके से संज्ञान ले रहे थे, छोटी मोटी कार्रवाई करना इनकी मजबूरी थी। आप देखिए, बहुत कम से कम 10,000 मतदाताओं को, कुंदरकी विधानसभा हुआ, मीरापुर विधानसभा हुआ, 10-10 हजार मतदाताओं को रोकने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और उसी के सहारे हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। और बीच में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि उपचुनाव, फिर से चुनाव होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर इस गड़बड़ी में से आप ही बताएं कि एक भी बूथ पर इतनी गड़बड़ी होने के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि यहाँ पर पुनर्मतदान होना चाहिए, किसी एक बूथ पर नहीं कहा गया। और ग्राउंड लेवल पर कोई भी रिपोर्टर जाके देख लें, कम से कम उस ग्राम सभा से 200-200, 300-300 लोग आपको कंप्लेन करते मिलेंगे। किसके सहाय पे और किसके माध्यम से किया गया? लोकसभा में तो ऐसी बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं दिखी। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी, व्यक्तिगत रूप से अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है क्या? लोकसभा में इतने एक्टिव नहीं थे, लोगों को रोकने का काम नहीं कर रहे थे। आप बताएं, आईडी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट, अपने जमीन के पेपर, अपने डीएल, अपने आधार, अपने पैन, सब कुछ ले जाने के बाद उनको कहा गया कि नहीं, आप मत नहीं डाल सकते, ये फर्जी है। कैसा लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं? मुझे तो पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोकतंत्र पर नहीं, लूट तंत्र पर विश्वास है। उनको मालूम है कि जनता इनको नकार चुकी है, मुद्दों के आधार पे लड़ नहीं सकते हैं और कहीं न कहीं इस मुद्दों से भटक कर गैर लोकतांत्रिक रवैया अपनाते हैं और इस तरीके से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल एसपी सिंह जी, मैं रोकूंगा आपको, मैं प्रोफेसर एमएल वर्मा सर के पास चलूंगा। सर जी, जो आप बात बता रहे थे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ही वीडियो और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सांसद बैठ के उसको मॉनिटरिंग कर रहा, वही बात एसपी सिंह ने भी कही, लेकिन आरोप भी बड़े लगाए इन्होंने बीजेपी पे। देखिए विशाल जी, ये तो तय है, हमने यह कहा लास्ट में भी
कि हम राजनीतिक दृष्टि से वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत खराब स्थिति है, जहाँ एजुकेशन नहीं वहाँ पे वोट डालने के लिए तमाम से फार्मूले अपनाए जाते हैं। कोई भी फार्मूला हो, अगर हम कहेंगे तो अभी कटियार साहब नाराज होंगे, चाहे 5 किलो अनाज की बात हो, चाहे तमाम सी चीजों की बात हो, चाहे जाति की बात हो। मैं सपा के संदर्भ में भी मैं एक राय देना चाहता था, लेकिन वो मामला गड़बड़ हुआ। परंतु ये सच है कि डेमोक्रेसी में मीडिया, या जिसको कह सकते हैं जो जो टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें आप कोई घटना होती है, आप वीडियो बना लेते हैं, आयोग को भेज देते हैं, आम पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो ये जो पार्टिसिपेशन बढ़ना, वीडियो बनाना, फोटो जाना, ये एक अच्छी घटना है और अच्छी पहल है। मैं तो ये भी कहता था कि जैसे समाजवादी पार्टी के लिए मैंने कहा कि इस बार उन्होंने अच्छा काम किया है। जो जो और महाअघाड़ी या जैसे डेवलप पार्टी वाले लोग करते रहे, इनको करना पड़ेगा, भाजपा को भी करना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो बेटर डेमोक्रेसी की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। और बेटर डेमोक्रेसी यानी जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़े, ट्रांसपेरेंसी अगर सत्ता को नहीं दिखाई पड़ती तो प्रमाण देते हैं, उस प्रमाण के आधार पर ही आपने देखा कि 3 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना पड़ा। ऐसे सस्पेंड नहीं करते, लेकिन जब आप प्रमाण देते हैं। 45 वीडियो चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने भेजा। बस एक चीज मैं समाजवादी पार्टी को राय भी देना चाहूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी को राय देना चाहूंगा कि आप जितनी विधानसभाएं हैं उनमें कौन चुनाव लड़ रहा है, आप उससे भी बचिए, जिसको परिवारवाद कहते हैं। आप कटहरी ले लीजिए, आप ये मैनपुरी वाली सीट को ले लीजिए, ये क्या नाम है, ये दूसरी करहल, आप करहल, आप शीशामऊ ले लीजिए, हर जगह परिवारवाद ही को। क्या पूरी विधानसभा में कोई अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी और समाज सेवी आदमी नहीं दिखाई पड़ते हैं? इससे बचने की जरूरत है। अगर ये बचे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, अगर इससे नहीं बचेंगे तो बदनाम होंगे। विशाल जी। बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। महेंद्र सिंह जी, आऊंगा संजय जी, आऊंगा संजय जी। महेंद्र सिंह जी। जी बिल्कुल ठीक बात है। मृदुला साहब एक चीज की बात कह रहे हैं, और वो वाकई में इंटरनेट जो है, सोशल मीडिया जो है, इस ये कहा जाए अगर इस दौर की सबसे बेहतरीन चीज है और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब हर कोई कम से कम इन चीजों को उजागर कर सकता है। कोई आम आदमी, जरूरी नहीं कि मीडिया का ही आदमी हो। ये एक ऐसा हथियार है कि सबको बेपर्दा कर देती है ये टेक्नोलॉजी। तो सभी पार्टियों को, निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को वैसे सोशल मीडिया भी है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम जनमानस को अगर ये थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, आम वोटर को अवेयरनेस आ जाए कि जिसको अगर इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो खुद अगर इस तरीके से सोशल मीडिया के का इस्तेमाल करके अगर कंप्लेन करना शुरू करे सबूतों के साथ में, तो निश्चित तौर पर कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, कितनी भी बड़ी कोई एजेंसी हो, वो बड़े आसानी से उसको सीधा किया जा सकता है। उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से अगर एजेंसीज के माध्यम से किसी चीज को डिसरप्ट किया जाए, किसी को वोट देने से रोका जाए, किसी को भी, मैं कह रहा हूँ एक इंसिडेंट भी अगर ऐसा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर एक इंसिडेंट भी ऐसा होता है, तो उसके मताधिकार को रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये मताधिकार का अधिकार बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिला है, बहुत ही कुर्बानियों के बाद मिला है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि किसी को मताधिकार से वंचित किया जाए। एक भी घटना अगर होती है तो चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए था और उसकी जांच करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग कई दफे चुनाव आयोग इन मामलों में बड़ा फेल हो जाता है, उसकी बड़ी आलोचना भी होती है। बावजूद इसके वो उन शिकायतों को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देता है। आलोचना इसीलिए ज्यादा होती है कि वो तवज्जो नहीं देता, प्रॉम्प्ट तवज्जो नहीं देता है, जबकि उनके पास पूरी मशीनरी होती है। चुनाव जिस वक्त हो रहे होते हैं विशाल जी, उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं। किसी अधिकारी को सस्पेंड करना हो, किसी अधिकारी को बर्खास्त करना हो, सब कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी होती है, उनका सारी चीजें होती हैं। बावजूद इसके ये देखा गया है, अगर आप चुनाव आयोग के इतिहास को देखिए तो लगातार, ये केवल इसी पार्टी के समय की बात नहीं है कि बीजेपी सत्ता में हो तब ये चुनाव आयोग इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी जो पार्टियां रही है, राजनीतिक पार्टियों के साथ वो प्रभाव में आ जाते हैं, सत्ता के प्रभाव में आ जाते हैं,
और उसकी वजह से ये जो डेंट लगता है वो डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा डेंट लगता है। लोकतंत्र के लिए ये ठीक बात नहीं है। चुनाव आयोग को माना जाता है कि निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, निष्पक्ष होकर के चुनाव कराए, तो तभी ये हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है और तमाम लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये मैं तो फिर कहूंगा कि अगर बहुत सबूत हैं समाजवादी पार्टी के पास भी, वीडियो जो सोशल मीडिया में डाले या इसके अलावा भी तमाम, जाना चाहिए चुनाव आयोग के पास, रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए अपने चुनाव आयोग के पास, सीरियसली लेना चाहिए उसको। सिर्फ मीडिया में खबर बनाना, सिर्फ उस पर राजनीति करना, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई सबूत है, अगर कोई इस तरीके की हाँ, चीजें तो हुई उसको हैं, पब्लिक डोमेन में ला ही दिया आपने, तो उसको ले जाके शिकायत भी कर दीजिए। बिल्कुल। पब्लिक, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं कि पब्लिक डोमेन में तो ला देती हैं चीजें, जी जिससे कि उनको उस वक्त पॉपुलैरिटी मिल जाती है, उस वक्त चीजें लगता है कि हाँ ये भाई बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन जब जहां कंप्लेंट करनी चाहिए, जिस माध्यम से जाके, जिस तरीके से जाकर के, वहां कई बार वो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक होता है कि हम पब्लिक के बीच में तो अपने आप को शो करते हैं कि देखिए हमारे साथ ये इस तरीके से गलत किया जा रहा है, लेकिन कंप्लेंट करनी चाहिए, मेरा मानना। और मुझे नहीं लगता अभी तक समाजवादी पार्टी ने शायद कंप्लेंट ऑफिशियली नहीं की है जी। ये एक गलत बात है। आप अगर की हो, मुझे मालूम नहीं अभी तक जिस वक्त डिबेट में बैठा हूँ, ऑफिशियली कंप्लेंट करनी चाहिए इसकी। चलिए मैं जरा आऊंगा, मनीष भाई आऊंगा आपके पास, जो मैं संजय कटियार जी के पास चलूंगा। संजय जल्दी से। सर, डॉक्टर पटेल जी का मैंने सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है डॉक्टर पटेल जी, कि वो कह रहे थे कि वोट कटवा दिए समाज भारतीय जनता पार्टी ने, 240 वोट वहां कटवा दिए, इनका डिलीट करवा दिया, उनको हटा दिया। भाई साहब, आप डॉक्टर हैं, पटेल हैं वहां सर, देखते हैं प्रवक्ता भी एक जिम्मेदार पार्टी से, क्या चुनाव आयोग वोट काटने का काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी वोट काटते? भाई साहब, नंबर एक, चुनाव आयोग सर्वशक्तिमान होता है। जिस समय चुनाव हो रहा होता है, जहां भी हो रहा होता है, सारी पावर्स ऑटोमेटिकली अधिकारियों में लीक हो जाती है। आप भी जानते हैं, प्रोफेसर वर्मा साहब भी सुन रहे होंगे, वो भी जानते हैं। तो देखिए, चुनाव में वोट किसका कटा कटा, ऐसी शिकायतें हम सभी लोगों की होती है, चाहे आप पार्टी हो चाहे हम लोग की पार्टी। ऐसी दिक्कतें हम लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, हम जानते हमारा वोटर है, उसका वोट उस पर नहीं था, हम भी कहते आपने कटवा दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ना आप मेरा कटवा सकते हैं ना हम आपका कटवा सकते हैं। ये चुनाव अधिकारियों की गलतियां, नंबर एक। नंबर दो, अभी बहुत सफाई से बोले समाजवादी पार्टी बार बार कह रही चुनाव में ये दिक्कत है, वो शिकायत है। अरे भाई, तो हमारे मोदी ने कहा तो एक देश एक चुनाव, उस पर आप लोग सब एक राय हो जाइए ना। अभी संसद शुरू हो रही है, कह दीजिए एक देश एक राय, मोदी जी ने कहा है, समस्याओं का 80% समाधान हो जाएगा। एक बार में चुनाव, ना कोई एक बार में गुंडाई ना बदमाशी, बार बार चुनाव होता, कोई गुंडाई बताता, कोई बदमाशी बताता, सब खत्म हो जाएगा। एक बार में फुल फोकस चुनाव होगा, सभी दल इसमें अपनी सहमत दे दें। अगर ईमानदारी से सुधार चाहते हैं, ईवीएम कहाँ से आएंगे? मैं पुलिस, अर्धसैनिक बल, मैं इन सब पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इतनी ईवीएम कहाँ से आएगी? एक चुनाव हो जाए ना, सभी दल बैठे, सबके प्रवक्ता जिम्मेदार बैठे, और संसद शुरू होने वाला सोमवार से, कह दीजिए मोदी जी को बैठ जाइए, सब लोग एक देश में चुनाव होगा और होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं रुको। मनीष शर्मा जी से फाइनल कमेंट लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। मनीष जी अनम्यूट कर लीजिए मनीष जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने बीच में, मैं ऐसे बस महन जी को ये बस एक सूचना ये देना था उसमें, इसलिए मैंने बीच में बोल दिया जी कि समाजवादी पार्टी ने सारी सूचनाएं चुनाव आयोग को पल पल की सूचना दी है। मैंने सब कुछ चुनाव आयोग के पास पहले गया है, बाद में जनता के पास गया है। मैं बस एक बात ये कंफर्म कर देना चाह रहा था, मैं उसका जांच पड़ताल मैंने किया है। एक तो ये समझ लेना है कि वो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को खबर नहीं, चुनाव आयोग की जनता से ज्यादा खबर दी गई है। एक तो मैं आपसे ये कहना है, ऑथेंटिक और सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव आयोग से, और यहां तक कि चुनाव आयुक्त से बातचीत भी हुई है, फोन से और तमाम चीजों से संवाद भी हुआ है। एक तो ये मैटर है नहीं कि वहां पे ऑथेंटिकली जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा मैं कह रहा था कि बेसिकली देखिए क्या हुआ है, हो ये रहा है कि पिछले 10 सालों के दौरान सत्ता के जितने तंत्र हैं, खास करके पुलिस है, नौकरशाही है, उसका बड़े पैमाने पर कम्युनलाइज हुआ है।
आप अगर देखेंगे जो है अदालतों का भी आप देखेंगे उसके भी बड़े हिस्से को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की गई है, सेना को कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई है, अर्धसैनिक बलों को कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई है। तो अभी क्या हो रहा है इस चुनाव में जो आपको ये दिखा है, उसमें एक बात चीज आपको देखनी चाहिए कि इसमें पुलिस को बहुत आदेश देने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी एंटी मुस्लिम उसका दिमाग है, ऑलरेडी उसका एंटी जो है बीजेपी प्रो उसका दिमाग है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई ऊपर से आदेश दे। ये जो इस बार हुआ है, ये इसके लिए आप जरूरी नहीं खोज सकते हैं कि ऊपर कोई आदेश है क्या है, लेकिन एक अघोषित गठबंधन जो है सरकार, पुलिस और नौकरशाही के बीच में आमतौर पे हर समय मौजूद रहती है। तो इस चुनाव में जो हुआ है उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कहीं कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है जी। कहीं कोई दंगा होने की स्थिति होती है, कोई कोई धार्मिक जुलूस निकालने की जब बात होती है, हर जगह पुलिस का रवैया आमतौर पे, अभी बहराइच का जो मसला था आपने देखा होगा, मनीष भाई जल्दी जिस से तरह करेंगे, हुआ हमको है। टाइम ओवर हो चुका है, जल्दी से अपनी बात खत्म करेंगे। बस मैं अंत में बात ये करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज गड़बड़ी हो गई है, एक चीज दिक्कत ये हो गई है कि पुलिस कम्युनलाइज हो गई, नौकरशाही कम्युनलाइज हो गई है, लेकिन 2024 में जनता जो एक हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे, उसमें दलित पिछड़ा मुस्लिम के बीच में जो टकराव कराना चाहते थे, वहां पे संकट आ गया है। और ये संकट इसलिए, ये संकट क्या हुआ है इस बार कि आप अगर इसको देखेंगे यहाँ पे कि इस बार जो है, इस बार जनता का कोई हिस्सा रोकने के लिए नहीं सामने आ रहा है। पुलिस रोक रही है, नौकरशाही रोक रही है, चुनाव के अधिकारी रोक रहे हैं, लेकिन जनता जनता के खिलाफ नहीं खड़ी हो रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी मनीष भाई, माफी चाहूंगा, समय की कमी, माफी चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कल जब नतीजे आएंगे तो किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार उपचुनाव, राजस्थान में उपचुनाव और सबसे हॉट यूपी की 9 विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उससे बहुत कुछ क्लियर होगा 2027 के लिए। तो बहरहाल फिलहाल मंथन में इतना ही। देख रही है न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।